गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। आज 17 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं 17 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, और उन सभी क्वेश्चन को हम स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से पूछूंगी क्वेश्चन, तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का सेशन, हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से फटाक से कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट की जय हिंद जय भारत। और इसी के साथ मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी, आप लोग अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए जल्दी से कर लेते हैं क्विक रिवीजन। तो रिवीजन की बात करूं तो अभी हाल ही में भारत के बोल सकते हैं कि देश के नए जो कि चुनाव आयुक्त चुने गए हैं, इनका नाम क्या है। जिनका नाम आपको देखने को मिलेगा सुखबिंदर सिंह सिंधु और ज्ञानेश कुमार आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक किया है और इसके अनुसार सबसे ज्यादा किस देश को चंदा मिला है। तो याद रखिएगा किस पार्टी को दिया गया है, तो बीजेपी को आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा चंदा चंदा जो कि दिया गया है। इसके साथ आपको याद रखना है मानव विकास रिपोर्ट जो कि 2023-24 में विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो 134 आपको देखने को मिलेगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2022 में मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक कितनी थी। इसी के साथ किस टीम को हराकर मुंबई ने जीती है रणजी ट्रॉफी, तो आपको याद रखना है विदर्भा। आपको याद रखना है बेसिकली मुंबई के द्वारा अभी 42 बार आपकी बार देखने को मिलेगा कि इनके द्वारा जो कि रणजी ट्रॉफी है जीती गई है। इसी के साथ ओमान की खाड़ी में चीन, ईरान और किस देश ने संयुक्त नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया है, तो रशिया के साथ आपको देखने को मिलेगा जब चीन और ईरान तीनों मिलकर ओमान की खाड़ी में इस तीनों के साथ मिलकर नौसेना अभ्यास किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज 17 मार्च 2024 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में चंडीगढ़ के नए डीजीपी कौन बने हैं, तो न्यू डीजीपी ऑफ चंडीगढ़ की बात करें तो जिनकी आप लोग इमेज देख रहे हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है सुरेंद्र कुमार सिंह। क्या नाम है, सुरेंद्र कुमार सिंह, जो कि आपको चंडीगढ़ के नए डीजीपी देखने को मिलेंगे। इसको आपको याद रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में लक्ष्मी नारायण राम प्रसाद का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो इनका आपको याद रखना है। ये बेसिकली आपको देखने के मिलेंगे, ये फॉर्मर नेवी चीफ थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो लक्ष्मी नारायण रामदास का आपको नाम याद रखना है, जो कि आप पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले यहाँ पर, तो अभी हाल ही में इजराइल वॉर डायरी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बुक से रिलेटेड है कि बुक और ऑथर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इनका नाम याद रखिए, इनका नाम है विशाल पांडे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिनके द्वारा इजराइल वॉर डायरी लिखी गई है, जो कि आपको देखने को मिलेंगे। ये जर्नलिस्ट है, ठीक है, इसे आपको याद। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे मॉरिशस, ठीक है। तो मॉरिशस की बात करें तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आपको देखने को मिलेगा कि ये बेसिकली यात्रा पे गई है, कहाँ पर, मॉरिशस गई हैं, जो कि वहां पर जो कि इनका पूछ सकते हैं कि मॉरिशस डे मनाया गया था। तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मॉरिशस गई हुई थी अभी हमारी राष्ट्रपति जी, तो भी इन्हीं को ही मॉरिशस के द्वारा अभी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, ठीक है। तो 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मॉरिशस विश्वविद्यालय के द्वारा डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो इस सम्मान के लिए हम बोल सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में, यानी कि भारत और मॉरिशस के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है उसको और अच्छे से हम लोग लेके चल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि मॉरिशस की कैपिटल क्या है और लोकेशन बता दीजिएगा। मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, तो आपको बताना है कि पर्टिकुलर कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई देता है मॉरिशस। तो आप लोग ना एक बार गूगल भी करके देख सकते हैं मैप को, ताकि आप लोगों के माइंड में पिक्चर सेव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को तो इस क्वेश्चन के ऊपर स्टार बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका नाम याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, जिनके द्वारा अभी वन नेशन वन इलेक्शन समिति बनाई गई है। और इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है रामनाथ कोविंद आपको देखने को मिलेंगे। इनके द्वारा अभी जो अपनी समिति के द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट पेश कर दी गई है, तो ये आपको याद रखना है। आइए बहुत अच्छे से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, पॉलिटी का पूरा का पूरा एक चैप्टर है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार आप लोग कि सरकार की जो कि थिंक टैंक यानी कि नीति आयोग की बात करें तो इसके द्वारा नीति निर्माण वाले जितने भी बाधाएं हैं उनको दूर करने का काम करता है नीति आयोग। इसी के साथ राज्य और
राष्ट्रीय के जितने भी चुनाव होते हैं उनके ऊपर बात की जा रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा बेसिकली के बोल सकते हैं कि जो भी राज्य के जितने भी चुनाव होते हैं या फिर बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय के जितने जितने चुनाव होते हैं उन सभी को एक बार कराया जाए, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है। तो इसी के ऊपर विचार किया जा रहा है। इस बोल सकते हैं कि इस प्रस्ताव के लिए अध्ययन करने के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक पैनल को गठित किया गया और इसी के द्वारा पूरी रिपोर्ट बनाई गई और अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दिया गया है। अगर हम बात करें कि 18 से लेकर जो कि 22 सितंबर के बीच में संसद में एक बेसिकली देखने को मिलेगा कि विशेष सत्र बुलाया गया था जो कि 1 दिन का था। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ इस संबंध में न केवल जल्द ही कानून बनाने के लिए काम किया जा रहा है बल्कि आम सहमति और कानून को सुचारू रूप से पारित करने के लिए अन्य राजनीतिक दलों तक पहुंचाने के लिए भी पैनल को गठित कर लिया गया है। यानी पूरा का पूरा मूड बना लिया गया है कि किस प्रकार से हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन को साथ में लेके चलें। तो ये आपको याद रखना है। इसी के साथ आप बात करें यहाँ पर कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए मतलब कि वो लोग बात कर रहे थे। इसके ऊपर कई चुनावों के करीब आने के साथ ही इन पर विचार करने और जिम्मेदारी दी गई है। कोविंद जी को इनको सौंपा गया और इनके द्वारा गंभीरता से इसे निर्णय भी लिया गया है जो कि सरकार को यहाँ पे बताया गया है। जो कि नवंबर से दिसंबर की बात करें जहां पर 5 राज्यों यानी कि मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में जो कि हो सकता है कि विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं, इसके बाद अगले साल यानी कि मई जून में लोकसभा के चुनाव होने हैं, इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो आपको पता है कि जो कि 2024 की बात करें तो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें जहां पर कई सारे ऐसे कंट्री है जहां पर अभी चुनाव हुए हैं और कई सारे जो कि देश देखने को मिलेंगे जहां पे चुनाव होने हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भारत की, तो भारत में भी आपको जो कि मार्च के महीने में देखने को मिलेगा कि एमसीसी लग जाएगा, मींस ऑफ कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा जिसके द्वारा आपको देखने को मिलेंगे मार्च में हमारे यहाँ पे इलेक्शन होने वाले। ठीक है, कौन से? तो लोकसभा के होंगे। तो इसके ऊपर बात की जा रही है। तो आप लोग इस पर्टिकुलर इमेज को देख सकते हैं। इस समिति की बात करें तो इस समिति में कितने लोग शामिल है तो आपको देखने को मिलेंगे 8 लोग शामिल है इसमें, जिसमें हम बात करें अगर कि केंद्रीय गृह मंत्री जिनका नाम है अमित शाह, इसी साथ देखने को मिलेंगे आपको कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं जिनका नाम है अधीर रंजन चौधरी और पूर्व राज्यसभा नेता जो कि विपक्ष के हैं इनका नाम है गुलाब नबी आजाद, ये शामिल है। इसी के साथ न्यायविद जिनका नाम है हरीश साल्वे और बोल सकते हैं पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त है जिनका नाम है संजय कोठारी और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष जिनका नाम है एनके सिंह। आपको बताना है कि एनके सिंह जो कि आपको पता चल गया है ऑलरेडी कि यहाँ पे ये वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। आपको बताना है कौन सा ये वित्त आयोग था जिसके ये अध्यक्ष रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर बात करें कि लोकसभा के जो कि पूर्व महासचिव जो कि सुभाष सी कश्यप जो कि इस समिति के अन्य सदस्यों के रूप में बोल सकते हैं कि इनकी नियुक्ति की गई और इन समितियों के द्वारा इस समिति में जितने लोग थे इनके द्वारा बेसिकली अभी यहाँ पर रिपोर्ट बनाई गई और ये बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दिया गया है। इस प्रकार से कुछ काम चल रहा है। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे क्या कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है, इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझिएगा कि एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि पूरे एक राष्ट्र हमारा, ठीक है, भारतवर्ष एक है। तो इस पूरे भारत में ना यानी कि जितने भी इलेक्शन होते हैं चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, यानी कि लोकसभा के हों चाहे आपके विधानसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, तो ये सारे के सारे चुनाव ना एक ही बार कराने की बात की जा रही है, एक ही समय में कराने की बात की गई। ठीक है, इन चुनावों की बात करें जो कि एक साथ एक ही दिन या फिर एक निश्चित समय के भीतर कराने की बात की जा रही है, तो ये भी एक बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस समय की बात करें तो अभी तो जनगणना भी नहीं हुई है ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें साथ में लेके चलना होगा। तो ये बहुत बड़ा टारगेट बोल सकते हैं कि, है ना। तो इस प्रकार से देखिएगा यानी एक दिन या फिर एक निश्चित समय ले लिया जाए और ताकि पूरे देश में एक बार चुनाव करा लिया जाए। एक राष्ट्र एक चुनाव के अगर हम लोग बोलें कि पक्ष के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव के संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। यानी अगर हम लोग एक चुनाव कराते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव की इलेक्शन एक ही बार करा लें, तो इसके द्वारा जितने भी संविधान में जो कि संशोधन जो कि हमारे जो कि आर्टिकल्स है उसमें ना हमें बोल सकते हैं कि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। कैसे? तो आइए समझते हैं इसे। इसमें न केवल संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा विशेष बहुमत से पारित करने की आवश्यकता होगी बल्कि इसमें कम से कम देश के
आधे राज्य जो कि विधानमंडल में मंजूरी की भी आवश्यकता होगी, तभी इसे लेके आया जा सकता है। इसके लिए आपको देखने को मिलेगा संविधान का जो अनुच्छेद है यानी आर्टिकल 83 में संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में कार्यालयों का प्रावधान करने की बात की गई। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसी के साथ अनुच्छेद बोल सकते हैं कि 172 में भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे राज्य विधानसभा के प्रथम बैठक की तारीख से लेकर 5 वर्ष के कार्यकाल का भी प्रावधान होगा। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेगा कि संविधान में संशोधन होगा। अगर बात करें कि ऐसा कोई नई अवधारणा नहीं है जो कि हम लोग अब पहली बार लेके आ रहे हैं ना, तो आप लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि जो एक राष्ट्र और एक चुनाव है कि हमारे भारत में पहली बार इसके ऊपर बात की जा रही है, इसके ऊपर समिति बनाई जा रही है, तो ऐसा कुछ सरकार सोच रही है। ऐसे इससे पहले भी हो चुका है। तो कब हुआ था? तो 1950 से लेकर 1960 के दशक में आपको देखने को मिलेगा कि चार बार आपको देखने को मिलेगा कि हम लोगों ने एक चुनाव कराए हैं। ठीक है, लेकिन भारत में क्या हुआ, कम राज्य होने की वजह से और छोटी आबादी होने की वजह से मतदाता कर सकती है। लेकिन अब क्या हो सकता है यहाँ पर, जब से ये तो कब की बात थी, 1950 की बात थी, लेकिन अब आपको पता है हमारे पूरे भारत में कितने राज्य हैं। तो 28 आपको राज्य देखने को मिलेंगे और 8 आपको यूटी देखने को मिलेंगे। तो जैसे जैसे बोल सकते हैं कि देश में विस्तार हुआ, राज्य बढ़े कम हुए, तो इसकी वजह से देखने को मिलेगी जो कि क्षेत्रीय जो कि मुद्दे हैं उसके ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिला कि बीच में ब्रेक हो गया, और अब तक ऐसा नहीं हो पाया कि हम लोगों के द्वारा एक राष्ट्र और एक चुनाव को लेके आए गए दोबारा। तो ऐसी एक चिंता बोल सकते हैं जो कि क्षेत्रीय मुद्दों में राष्ट्रीय मुद्दों पर भारी पड़ सकता है, जिससे राज्य स्तर पर चुनावी नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि सभी राजनीतिक दलों के बीच में समझौता होना चाहिए, जो कि एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पर विपक्षी दलों के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध भी किया जा रहा है कि ऐसा करना सही नहीं होगा, उनके द्वारा ये बोला जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे नोट, तो नोट वाली बात आपको याद रखनी है। स्वतंत्र भारत की बात करें तो लोकतंत्र की शुरुआत में एक साथ चुनाव की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि 25 अक्टूबर 1951 में से लेकर आपको देखने को मिलेगा 21 फरवरी 1952 के बीच में आयोजित किया गया है, यानी कि 100 से अधिक दिनों की प्रक्रिया रही थी यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में ना प्रॉपर डेट पूछ लिया जाता है आपसे, मंथ और ईयर, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि राज्य विधानसभाओं के साथ साथ लोकसभा के लिए भी चुनाव हुए, कब की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये जब देश आजाद हुआ था उसके बाद हम लोगों ने जब चुनाव कराए थे तब की बात है। हालांकि जैसे जैसे राज्यों का पुनर्गठन गठन हुआ और विधानसभाओं के समय से पहले ही भंग हो गई, तो ऐसी व्यवस्था जो थी वो टूटने लगी थी। अगर बात करें कब कब हुआ थे ये चुनाव जो कि एक साथ कराए गए पूरे भारत में, तो 1957 देखने को मिलेगा, 1962 देखने को मिलेगा और 1967। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको प्रॉपर जो कि ईयर है वो याद रखने। कब कब हुआ? 1957, 1957, 1962 और 1967 आपको याद रखना है। इसी तरह एक साथ 1970 यानी कि 1970 की बात करें, जहाँ पे लोकसभा समय से पहले ही भंग कर दी गई और 1971 में एक बार और चुनाव कराए गए। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो कि हम लोग एक इलेक्शन जो करा रहे थे कि कैसे कैसे यहाँ पर आपको देखने को मिला कि ब्रेक होता चला गया। 1972 की बात करें जाए, जब समकालीन चुनाव प्रवृत्ति टूट गई और लगभग कोई भी राज्य जो कि चुनाव लोकसभा के आम चुनाव से मेल नहीं खाता रहा, तो अब तक ये स्थिति बनी रही है कि हम लोगों ने कोशिश तो की है लेकिन एक बार पूरे देश में चुनाव नहीं करा पाए। तो ये देख सकते हैं, ये नोट वाला पॉइंट है, तो आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा देश के कितनी जेलों को ईट राइट कैंप्स के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो यह देखिएगा पूरे के पूरे अभी 100 जेल है जहां पर बात की गई है किसके बारे में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अभी ईट राइट कैंप बोल सकते हैं कि जो कैंपस है उसको यहाँ पर प्रमाणित कर दिया गया है। आइए बात करें इसके बैकग्राउंड फॉर्मेशन को, तो देश के कितने जेल हैं, तो आपको देखने को मिलेंगे 100 जेल हैं जिनके द्वारा ईट राइट कैंप्स का टैग दे दिया गया है, जो कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा कैदियों और जेल कर्मचारियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को सुनिश्चित कराने के पहल की शुरुआत की गई है, जो कि देश भर में लगभग 100 जेलों में ईट राइट कैंप्स की आपको देखने को मिलेगा, वहां पर प्रमाण दिया गया है। इसी के साथ प्रमाणित जेलों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, जहां पर उसके बाद आपको पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, इसके बाद आपको कोई स्थान आता है जहां पर सबसे ज्यादा जो कि जेल है, और यहाँ पर प्रमाणित जेलों की बात हो रही है इसमें। ठीक है, इसके तहत बोला गया है कि जितने भी प्रमाणित जेल हैं उसमें प्रमुख जेलों को ईट राइट कैंप्स का टैग दिया गया है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा दिल्ली का तिहाड़ जेल, सेंट्रल जेल,
गया का बिहार में, और मॉडर्न सेंट्रल जेल जो कि आपको पंजाब का देखने को मिलेगा, और इसके साथ सेंट्रल जेल रीवा जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, और कई अन्य जेल जो कि जिले हैं उनमें मंडल कारागार को भी शामिल कर दिया गया। इसी के साथ FSSAI मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित इसी के साथ व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कार्य करता है। कौन आपका? तो ये याद रखेंगे, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो पूरे बोल सकते हैं कि देश के 100 जेल जो कि प्रमाणित है उन्हें ईट राइट कैंप्स का टैग दे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किसके बारे में? FSSAI के बारे में, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के बारे में, जो कि आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के द्वारा इसे स्थापित किया गया, जो कि एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय देखने को मिलेगा। कब किया गया था? 2006 में इसे स्थापित किया गया। और ये किसके अंतर्गत काम करता है? तो ये याद रखिएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जो कि भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। स्थापना की बात करें तो FSSAI अधिनियम 2006 में उन विभिन्न अधिनियमों व बोल सकते हैं कि अन्य जो कि आदेश होते हैं उनको समकेकित करता है, और अब तक इसमें विभिन्न मंत्रालय और विभागों के द्वारा खाद्य संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सहायक रहा है। इसी के साथ इसमें आपको देखने को मिलेगा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 का, फल उत्पाद आदेश 1955 का, मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973 का। इसी के साथ देखेंगे वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश 1947 का, खाद्य तेल पैकेजिंग विनियमन की बात करें जो कि आदेश है इसमें 1988 का, दूध और दुग्ध उत्पाद आदेश की बात करें जो कि 1992 का है। तो ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी किसके अंदर काम करते हैं? तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अंदर काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है इन सभी को। ठीक है, कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे। तो किस मंत्रालय ने अश्लील सामग्रियों वाले 18 OTT मंचों को ब्लॉक कर दिया गया है? तो मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आपको देखने को मिलेंगे। आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। जब तक हम यहाँ डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, तो 18 OTT प्लेटफॉर्म है जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया है सूचना एवं प्रसारण मंत्री के द्वारा। इन प्लेटफॉर्म में जुड़ी 19 वेबसाइट जो कि आपको देखने को मिलेंगी, 10 एप्स है और 57 सोशल मीडिया हैंडल्स को देखो देश भर से ब्लॉक कर दिया गया है। इसमें सूचना केंद्र और प्रसारण मंत्री के प्रसार भारती की समाचार साझाकार सेवा के द्वारा PB शब्द का बोल सकते हैं कि लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। तो PB शब्द की बात की जा रही है, जहां पर जितने भी ये बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया है जिनके ऊपर बैन किया गया है वो इनके ऊपर निगरानी रखेगी। तो इसीलिए बोल सकते हैं PB शब्द को लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म को जो कि मीडिया परिदृश्य को ग्राहकों को वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट, फोटो या फिर अन्य फॉर्मेट में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि प्रसार भारती देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है। तो इसको याद रखना है कि इस मंत्रालय के द्वारा ब्लॉक किया गया है, ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका नाम याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि अहिल्या नगर कर दिया गया। ठीक है, तो अहिल्या नगर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अहमदनगर का नाम कर दिया गया है अहिल्या नगर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इंदौर की रानी जिनका नाम है अहिल्याबाई होलकर की याद में अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर कर दिया गया है। इसके अलावा मुंबई में जितनी भी 7 उपनगरीय रेलवे स्टेशन है उनका नाम भी बदला गया है। इस तरीके से बोलते पुणे जिले में वेल्हा तालुका का नाम उस ऐतिहासिक किले के नाम यानी कि राजगढ़ पर रखा गया है, जो कि 27 वर्षों तक छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी था। ये आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कई बार आपको देखने को मिलेगा पर्टिकुलर स्टेट में जहां पर मोस्टली अगर हम लोग देखें जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है फिलहाल, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कई सारे जो कि आपको स्टेट के नाम या फिर स्टेशनों के नाम आपको देखने को मिलेंगे उनके द्वारा, जो कि डिस्ट्रिक्ट के नेम है या फिर कोई शहर का नाम है वो लोग वहां पे चेंज कर रहे हैं। तो ये कहीं तक सही भी है, क्योंकि यहाँ पे नाम क्या रखा गया था? पहले अहमदनगर था तो अहिल्या नगर कर दिया गया, जो कि बोल सकते हैं कि एक अच्छी बात है। तो आप लोग याद रख सकते हैं इन्हें, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में 5वीं और पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये आपको देखने को मिलेगा रांची में किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो रांची में आपको क्या देखने को मिलेगा? यानी कि यहाँ पर अत्यधिक हनी टेस्टिंग लैब को लॉन्च कर दिया गया है, जो कि भारत की पहली
है, कहां पर, रांची में किया गया है। आइए बात करें इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो झारखंड की राजधानी देखने को मिलती है आपको रांची, जो कि पूर्व भारत का पहला आधुनिक मधु टेस्टिंग लैब है, जो कि निर्माण का काम कहाँ पे होगा अब ये, तो रांची में किया जाएगा। इस लैब की शुरुआत हो जाने की वजह से झारखंड और इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मधु उत्पादक किसानों को फायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ के किसानों को अपने शहद की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र मिल जाएगा, जो कि अंतरराष्ट्रीय मानकों का होगा। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि आसपास के जितने भी किसान हैं उनके लिए यहाँ पर प्रॉफिटेबल होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे 102। तो पूरे भारत में जो भी नई 10 ट्रेनों को जो कि चलाई गई है उसे मिलाकर बात करें तो पूरे भारत में 102 ट्रेनें चल रही है, कौन सी, वंदे भारत की। तो 102 याद रखिएगा यहाँ पर नंबर। हाल ही में अभी अहमदाबाद में 10 नई जो कि वंदे भारत ट्रेनों को शामिल किए जाने के बाद अब पूरे भारत में 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जो कि देश के 250 से अधिक जिलों को कवर कर रहे हैं। वंदे भारत जो कि एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड स्वचालित ट्रेनें हैं, जो कि देश की पहली वंदे एक्सप्रेस, जो कि ट्रेन को फरवरी 2019 में नई दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी मार्ग पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। तो एग्जाम में आपसे पहला भी पूछ लिया जाएगा कि कहां पर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी, तो याद रखिएगा फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत होती है। कहां कहां चलती है, नई दिल्ली में, कानपुर में, इलाहाबाद में, वाराणसी में। और ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, तो पीएम मोदी जी के द्वारा। अब बात करते हैं, लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, तो अभी हाल ही में 2024 के प्रेजिकर वात्सु कला पुरस्कार किसने जीता है, तो आपको याद रखना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इनका नाम है रिकिन योमामोटो, ठीक है ना। तो इनका नाम याद रखिएगा, जो कि जापान के हैं, और ये ऐसा बोल सकते हैं कि 2024 में प्रेजिकर आर्किटेक्चर प्राइज जीतने वाले ये जापान के नोवे बोल सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। तो अभी हाल ही में ओमान की खाड़ी में चीन और ईरान और किस देश ने संयुक्त नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया है, तो 4 आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।